नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक का कहना है कि अखिलेश का पीडीए फ्लॉप साबित होगा, और क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए आगे बढ़ रहा है। पीडीए फेल होगा और बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस का भी यूपी में अब कोई जनाधार नहीं बचा और रायबरेली सीट भी बीजेपी जीतेगी। यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में विकसित हो रहा है। एक एक घर में 18-18 लोग संवैधानिक पदों पर काबिज होते हैं जब वो पावर उनको जनता देती है। जनता उनकी नीतियों को जान चुकी है। ये हमेशा अराजकता को बढ़ाने वाले लोग हैं, गुंडई, बदमाशी, लुच्चई, लफंगई को प्रमोट करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है। आम आदमी का, गरीब आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठाने में पार्टी कामयाब हुई है और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे और ये सब माननीय मोदी जी की कृपा से संभव हुआ है। सर, कांग्रेस लगातार यात्राएं निकाल रही है, चुनावी तैयारियों में उत्तर प्रदेश में जुटी हुई है, किस तरह से? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मृत प्राय है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी को अपने किए हुए दुष्कर्मों की सजा जनता ने ठीक से दे दी है। सर, लेकिन उनके पास एक सीट जो रायबरेली की है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उम्मीद? आप देखेंगे कि रायबरेली में भी कमल प्रचंड बहुमत से खिलने वाला है। ब्रजेश पाठक के वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग के अलावा बाकी सब विषयों पर बोलते हैं। देखिए, ब्रजेश पाठक जी वो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान जनता का हटाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नजर नहीं आता है, जो राजनीतिक सीमाओं को पार करके अब खेल में भी चला गया है, दूसरे संस्थानों में भी चला गया है। शायद वो देखना नहीं चाहते या आंखें बंद करके बैठ देना चाहते हैं, जैसे वो आंखें बंद करके आज बैठे हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब युवा मतदाताओं को लुभाने की तैयारी कर रही है। महिलाओं, युवाओं और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं पर बीजेपी की नजर है। दिल्ली में हुई बैठक में इसे लेकर एक बड़ी योजना तैयार की गई है। बीजेपी ने इस बार 50% सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। युवा मतदाता, खासतौर पर पहली बार वोट करने वालों के लिए नारा तैयार किया गया है। इफ यू 18 Why are you waiting? Come for voting, ये नारा है और 25 जनवरी तक बीजेपी का ये स्पेशल प्लान है। भारतीय जनता पार्टी 14 जनवरी से 21 जनवरी तक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें युवाओं को लेकर एक विशेष अभियान रहेगा और युवाओं को बताया जाएगा कि 2014 से पहले का भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है। युवाओं को यह भी संदेश दिया जाएगा कि उनकी उम्र 18 के पार है और क्यों कर रहे हैं वो इंतजार, जल्दी करें मतदान। यानी कि मतदान के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि मतदान वो ज्यादा से ज्यादा करें और भारत को समझें कि 2014 से पहले कैसा भारत था और आज मोदी सरकार में कैसा भारत है। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी अब इसी रणनीति से साधने में जुटेगी। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना रखी है। बात नारे की हो या फिर जमीनी समीकरण की, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए मशहूर बीजेपी 400 पार का सपना पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 400 पार का नारा सफल कैसे होगा। लखनऊ से दिल्ली तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक महामंथन से 24 का विजय अमृत निकल रहा है और नया नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में अपनी तैयारी शुरू कर दी है और लक्ष्य रखा है 400 से ज्यादा सीट जीतने का। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने लिए नया स्लोगन भी तैयार कर लिया है और वो स्लोगन होगा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी अपने लिए रखकर चल रही है। अयोध्या से चुनावी शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी खुद विजयी उद्घोष कर चुके हैं और अब जो नारा आया है वो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है,
क्योंकि 22 जनवरी ही वो तारीख है जब रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और बीजेपी तीसरी बार मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का प्रण लेगी, क्योंकि 14 जनवरी से अयोध्या में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 22 जनवरी को बीजेपी दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। राम भक्तों को फ्री में ट्रेन से रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। अयोध्या के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी मुहिम चलाएगी। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब वही मुद्दा 24 में फिर से हिट होने वाला है और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी एक बार फिर चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। हमने अपने काम के दम पर जो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में काम किया है, उस काम के आधार पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और सभी राजनीतिक दल के नाते एक हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब जगह लड़ रहे हैं, सब जगह हमें जीतना है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है अपने काम के आधार पर। अपने मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर हम लोगों से जनादेश भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। राम मंदिर से शुरू हुई इस चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं और चुनावी मंच से जो आवाज उठेगी वो 100 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने के लिए खास होगी। इसके लिए 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी की रैली होगी। देश भर में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। सीएम योगी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी जनसभा करेंगे। क्लस्टर वाइज बीजेपी के नेताओं का दौरा होगा। यानी एक तरफ विपक्षी पार्टियां अब तक सीट शेयरिंग में उलझी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी अभियान से चुनावी परिणाम तक की तैयारी कर चुकी है और अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 14 जनवरी के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। फिलहाल छोटे स्तर पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें 2-3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कैबिनेट विस्तार में एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियमों कानूनों को जल्द ही लागू किया जाएगा और संभावना यह है कि जनवरी या फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे। सरकारी अधिकारी का कहना है कि जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है। पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आम चुनाव से पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलाने की तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो सकता है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है। इसके लिए जल्द ही गृह मंत्रालय नियम को तय कर देगा। तो ये कानून भारतीय नागरिकता के बारे में क्या कहता है वो आपको बता देते हैं कि भारतीय नागरिकता का रास्ता ये कानून खोलता है और इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे, इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। तो भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देगा और 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार मिलेंगे। 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। देश भर की अदालतों में अफसरों की पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी बनाई है और सभी हाईकोर्ट को ये नई एसओपी जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह किया है
कि अफसरों को अपमानित ना करें और अफसरों की पोशाक पर टिप्पणी ना करें। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 2 ऑफिसर्स को हिरासत में लिया था और बाद में 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये ऑफिसर रिहा कर दिए गए थे। देश भर की अदालतों के द्वारा सरकारी अफसरों को पेशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरों को अदालत में पेश होने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर गाइडलाइन बनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि अदालतें सरकारी अफसरों को अदालत में पेश होने के आदेश देने से बचे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिया है कि वो सरकारी अफसरों के ड्रेस को लेकर और उनके कार्यशैली को लेकर कोई भी टिप्पणी न करें। और लखनऊ में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मानहानि के केस में ये जुर्माना लगाया गया है। पूर्व जल शक्ति मंत्री ने मामला दर्ज किया था और महेंद्र सिंह के खिलाफ टिप्पणी भारी पड़ी है। टिप्पणियों को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह फैसला सुनाया है। मानहानि के केस में जुर्माना लगाया गया है। तो पूर्व जल शक्ति मंत्री ने केस दिया था और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और खबर राम मंदिर से जुड़ी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए नीतीश और लालू प्रसाद यादव को राम मंदिर ट्रस्ट की कामेश्वर चौपाल ने चिट्ठी लिखी है। आमंत्रण पत्र देने के लिए समय मांगा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अगर आमंत्रण पत्र मिलता है तो नीतीश कुमार 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर उनकी जगह पर पार्टी की कोई प्रतिनिधि शामिल होगा, ये देखना होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से हम आपको दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं या फिर उनकी जगह कोई प्रतिनिधि शामिल हो सकता है, क्योंकि कामेश्वर चौपाल की तरफ से वक्त मांगा गया कि नीतीश कुमार से आमंत्रित उन्हें करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर में उन्हें विराजमान किया जाना है 22 जनवरी को और कार्यक्रम के लिए नीतीश और लालू प्रसाद यादव को राम मंदिर ट्रस्ट की कामेश्वर चौपाल ने चिट्ठी लिखी है। आमंत्रण पत्र देने के लिए वक्त मांगा गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अगर आमंत्रण पत्र मिलता है तो नीतीश कुमार 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर उनकी जगह पर पार्टी की कोई प्रतिनिधि भी शामिल हो सकता है। अब जो कल मैं गया था माननीय गवर्नर के साहब के यहाँ, उनको दिया और उन्होंने हमको बताया उनको कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, 24 से दर्शन का लाभ प्रारंभ हो जाएगा, आप आइए दर्शन करने भगवान का। कल हम लोग गए थे, कल हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी गए थे, मैं भी गया था। पूर्व सूचना हम लोगों ने दिया नहीं था क्योंकि मैं अयोध्या में था। अयोध्या से आए, जैसे ही पहुँचे तो पता चला कि वो निकल चुके हैं। आज पत्र गया है उनके पास, जैसे उनकी सम्मिलने की अनुमति मिल जाएगी, मिल के निमंत्रण देंगे। पीएम मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन व्रत रखेंगे। इससे पहले 16 जनवरी को पीएम का संकल्पित अक्षत अयोध्या आएगा। अक्षत आने के बाद 7 दिनों का अनुष्ठान शुरू होगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं।